आज फिर से भारत A to Z एजुकेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं। आज के जो कवर टॉपिक्स हैं सर्वे एंड उसके टाइप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट की जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया? सो योर आंसर विल बी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, हम सबके ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी हिस्टोरियन को लास्ट 250 ईयर्स की हिस्ट्री लिखनी हो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो वो किन सोर्सेज का यूज़ करेगा एंड उन पर्टिकुलर सोर्सेज का यूज़ क्यों करेगा। सो योर आंसर इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक एज यू कैन सी इन दिस नोट, पॉलिसीज़, डिसीज़न, एग्रीमेंट, मेमोज, नोटिंग, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ रिटर्न होता था। सो द ब्रिटिशर्स बिलीव डैट एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनके हिसाब से वो जो भी सोचते थे, जो भी एक्शन लेते थे, पॉलिसीज़, डिसीज़न, एवरीथिंग वो क्लियरली रिटन था। और इस कन्विक्शन की वजह से उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर डेवलप किया, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन ऑर्डर वो सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होता था, जिसकी वजह से मेमोज, नोटिंग, रिपोर्ट्स बड़े पब्लिकली पब्लिश होने शुरू हुए। जैसे एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल ने को ऑर्डर देना है तो वो इन्हीं के थ्रू होता था, मेमोज, नोटिंग, रिपोर्ट्स के थ्रू। ब्रिटिश ने ये भी सोचा, ये भी महसूस किया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स और लेटर हैं उन्हें केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए। अगर केयरफुली प्रिजर्व रहेंगे तो ही फ्यूचर में वो रेफरेंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, चाहे वो अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करें, चाहे बाद में कोई और उसका रेफरेंस के लिए यूज़ करें। तो इस सोच की वजह से उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम इस्टेब्लिश किए। जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे सबके साथ उन्होंने रिकॉर्ड रूम सेटअप करने शुरू किए थे। और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किए गए, लाइक आर्काइव एंड म्यूजियम्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो कि 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड यहाँ पर नोटिंग, मेमो, डायरेक्टिव, रिपोर्ट्स, ये सब उस टाइम की गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने क्या क्या ऑर्डर्स दिए थे, सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, हमारे करंट पीएम मोदी वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर स्टडी कर रहे हैं। सो आर्काइव में नोट्स, रिपोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने क्या क्या प्रिपेयर किया, इंस्ट्रक्शन दिए, डायरेक्टिव एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल को, एवरीथिंग। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था ये बात, कि दे सेटअप रिकॉर्ड रूम जो कि अटैच था सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, क्लास 8th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, कि नेम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन वे रिकॉर्ड्स वर केप्ट। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जहाँ पे रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। सो पहला है द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट। इन सब के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सबके साथ एक रिकॉर्ड रूम सेटअप था। और यहाँ भी ये लाइन लिखी हुई है कि द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920। ओके, ब्रिटिशर्स के लिए सर्वे करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया था? तो ब्रिटिशर्स के लिए सर्वे करना इम्पॉर्टेंट ऐसा इसलिए हो गया था कि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि कंट्री को अगर हमें ढंग से एडमिनिस्ट्रेट करना है, रूल करना है, तो प्रॉपर्ली कंट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉपर्ली क्या जानेंगे? वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, लोग कितने हैं, माउंटेन्स, रिवर एंड ऑल। बाय द अर्ली 19th century, डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। अर्ली 19th century में डिटेल सर्वेज कंडक्ट करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि कंट्री का मैप एक रेडी किया जा सके। और मैप अगर रेडी हो सकता है तो एक्सपेंशन करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, रूल करना, वो उनके लिए ईजी था। व्हाट वर द इंटेंशन बिहाइंड विलेजेस और लोकल एरिया सर्वेज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है कि विलेज या लोकल एरिया के जब सर्वे कंडक्ट किए जाते थे उसके पीछे इंटेंशन क्या होती थी। गाइस देखो, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है। तो यहाँ भी विलेज या लोकल एरिया का सर्वे जब ब्रिटिशर्स कंडक्ट करते थे उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उनका इंटेंशन था। तो ज़रा जानते हैं क्या उनके इंटेंशन थे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये था कि वो टोपोग्राफी जानना चाहते थे। टोपोग्राफी क्या होता है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी लैंड के, स्पेशली रिवर, माउंटेन, सोइल के टाइप्स, ये सब कुछ। फिर सोइल की क्वालिटी कैसी थी कि फर्टाइल या इनफर्टाइल, फ्लोरा एंड फोना, लोकल हिस्ट्रीज कैसी थी, क्रॉपिंग पैटर्न में किस टाइम रबी किस टाइम क्रॉप में जायद क्रॉप्स ग्रो होते हैं। देखो जिस टाइम जो क्रॉप ज़्यादा ग्रो होता है, हार्वेस्टिंग का सीज़न पता होता है, तो वो इजली टैक्स इम्पोज कर सकते थे वहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से। और ये जितने भी फैक्ट्स हैं सबको इम्पॉर्टेंट माना गया किसी भी रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई सेंसस ऑपरेशन वाज स्टार्टेड। तो कब हुआ था वो तो देख लेते हैं हम। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और उसके बाद से जो सेंसस ऑपरेशन था ना वो हर 10 साल के बाद कंडक्ट किया जाने लगा, जो अब तक चल रहा है। और जो लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में वो 2011 में हुआ था। और जो सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस था वो 1881 में हुआ था। वाई टू नो प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया। देखो प्रोविंस उस टाइम होते थे और आज के टाइम में स्टेट होते हैं, तो डिटेल रिकॉर्ड्स बन जाए, नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या उनका ऑक्यूपेशन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन। साथ साथ दूसरे सर्वेज भी कंडक्ट किए गए जिनका कहीं ना कहीं कमर्शियल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्ट किया गया था। तो ज़रा जानते हैं क्या होता है जो अदर टाइप के सर्वेज हैं। पहला है बोटेनिकल, फिर जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वेज। बोटानिकल सर्वे में क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है प्लांट्स की स्पीसीज़ के बारे में, ताकि जो उनके मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो पता लगाया जा सके। जूलॉजिकल में एनिमल्स और उनकी स्पीसीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। एक साइंटिफिक तरीका है जिसे एनिमल्स और उनकी स्पीसीज़ स्टडी करके उनके टैक्सोनॉमी के बारे में पता लगाते हैं। टैक्सोनॉमी एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें अलग अलग थिंग्स को एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। नाउ कम टू द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे वो सर्वे होते हैं जिसमें पास्ट में जो ह्यूमंस थे या अभी भी जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन का कल्चर, सोसाइटी, बिहेवियर, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है कि पास्ट में जो ह्यूमन का कल्चर, बिहेवियर, सोसाइटी थी और अब जो है उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन क्या आ रहा है, ये सब कुछ। फॉरेस्ट सर्वे जिसमें फॉरेस्ट जो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। आगे ब्रीफली मैं और डिस्कस करूँगा। ये आप देख सकते हो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का के प्रीमाइसेस का अंदर का व्यू है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में क्या स्टडी किया जाता है जरा हम देख लेते हैं। ये जज करने के लिए वे डेंस फॉरेस्ट कितना डेंस है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है। देखो जब ये सब आइडिया लग जाएगा तो फॉरेस्ट को रेगुलेट करना, मैनेज करना और वहाँ पे कौन कौन से कमर्शियल टिम्बर्स मिल सकते हैं, कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, ये सब इजली आइडिया लगाया जा सकता था। एक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले इसका नाम कुछ और था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1878 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया 1906 में, जो कि इंडिया का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन था उस टाइम भी और अभी भी फॉरेस्ट्री रिसर्च के में। और यहाँ पे कई सारे मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। दोस्तों मैं ये सिर्फ पॉइंट लिंक करने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक कनेक्टिंग डॉट क्रिएट हो जाए कि भाई क्या है FRI, क्योंकि बॉलीवुड दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है तो आप लिंक करके याद रख पाओगे इसको। ये FRI के अंदर का सीन है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सबके सामने आता है कि क्या हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स के थे हम उन पे रिलाई कर सकते हैं, सिर्फ उन पे रिलाई कर सकते हैं? तो आंसर इज़ क्लियरली नो। ऐसा क्यों है ज़रा देखते हैं। ये आप पिक्चर देखिए, द रेबल्स ऑफ 1857। इसमें ब्रिटिशर्स ने ऐसे प्रिडिक्ट किया है, जो सिपोइस थे वो लालची थे, वो लूटपाट करने के लिए आए थे और उन्होंने वर्चुअली
ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे। बट हमने पढ़ा है कि हमारे जो फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट था वो 1857 में ही हुआ था। तो हम सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। कुछ रेलिवेंट सोर्सेज हैं जिससे कंट्री के दूसरे लोगों के बारे में पता लग सकता है और दूसरे लोग क्या सोचते थे, उनकी एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन थे उनके बारे में। तो डायरीज ऑफ पीपल, उस टाइम जो लोग थे डायरीज लिखते थे उनसे, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इसमें उन्होंने हमीरपुर के खंडर और दूसरे इंडिया के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स के बारे में जिक्र किया है। लेजेंड्स इन लॉ, जो उस टाइम लॉयर्स थे वो क्या क्या सोचते थे, उन्होंने कैसे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए, कैसे डिप्लोमेटिकली फ़ाइट किया फ्रीडम के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। पॉपुलर बुकलेट्स, जैसे प्रिंटिंग बढ़ती गई तो न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हुए और न्यूज़पेपर में अब इश्यूज़ को मेंशन किया जाने लगा, डिबेट किया जाने लग गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हम सबके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो जितने भी सोर्सेज थे ये तो सारे पढ़े लिखे लोग यूज़ करते थे, पढ़े लिखे लोग इसको इंटरप्रेट करते थे और वही इसको प्रोड्यूस करते थे। तो व्हाट अबाउट ट्राइबल, पीजेंट्स, वर्कर इन माइंस एंड पुअर ऑन द स्ट्रीट, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगेगी हमें, या उनकी लाइफ कैसी थी ये हमें कैसे पता लगेगा। सो ज़रा देखते हैं। एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें एक बात लिखी हुई है कि पुलिस मैन ने प्रोटेस्ट किया था थर्सडे के दिन और उन्होंने ये कहा था कि उनकी सैलरीज लो हैं और जो उन्हें खाना मिलता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। और इवन उन्होंने यहाँ तक भी कहा था इवन कैटल वुड नॉट ईट चपातीज़ एंड दाल जो उन्हें दिया जाता है खाने के लिए। ये 22 मार्च 1946 की हिंदुस्तान टाइम्स की क्लिपिंग है जो हम देख सकते हैं। तो इस तरह से न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से हमें पास्ट के बारे में जो कॉमन लोग थे उनके बारे में पता लग सकता था। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जाम से पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। सो वारेन हेस्टिंग्स। हु यूज्ड टू कॉपी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रेडी करता था। दोस्तों आज के टाइम में क्या होता है, स्कैन कर लिया या फिर फ़ोटो प्रिंटिंग वाले के पास गए, उसको एक कॉपी दिया, बोल दिया भैया इसकी 10 कॉपी 100 कॉपी निकाल दो। बस उस टाइम ये फैसिलिटीज़ नहीं थी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो कैलीग्राफिस्ट होते थे जो डॉक्यूमेंट्स को अच्छी राइटिंग में कॉपी करते थे देखकर। तो कैलीग्राफिस्ट दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में भी। सो आई होप कि आप लोग को आज का लेसन अच्छा लगा होगा। आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।